वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है, और सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है जिंदगी, जिंदा वह है जिसका विश्वास जिंदा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी में। और टॉप 10 एमसीक्यू की इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं उन 10 प्रश्नों की, या तो सीयूईटी 2022 में पूछे गए या उससे आधारित ये सारे प्रश्न जो है वह बनाए गए हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर को समझने से पहले वैसे तो इसका उत्तर जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे आर्थिक गतिविधियों को जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी, और तीसरे को कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात अगर करें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, यानी द सेक्टर इन विच नेचुरल रिसोर्सेस आर ऑब्टेन्ड इन देयर रॉ फॉर्म। एज फॉर एग्जांपल उत्खनन जैसे माइनिंग जिसको कहते हैं, या कृषि पालन, एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन, मत्स्य पालन जो है, ये सारे काम जो है चूंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है रॉ मटेरियल से, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद द्वितीयक नाम के अनुरूप जो है, यानी कुछ सेकेंडरी एक्टिविटी जो हो रही होंगी, यानी कि ये वो क्षेत्र है जिसमें रॉ मटेरियल का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उस रॉ मटेरियल के उपयोग से हम विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क जो है मुख्य रूप से करते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग होता है, और द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद होता है उसको कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से कोई नई चीज बनाते हैं। इससे ये मुख्यतः जो है इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। इसके बाद तीसरा जो सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर। ये मुख्य रूप से सेवा का सेक्टर है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है आती हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, टूरिज्म, ये सारे जो है टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों सेक्टर आप याद रखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि प्राथमिक सेक्टर किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र जो है ये द्वितीयक में आ जाएगा, और कृषि क्षेत्र जो है वह प्राथमिक में आ जाएगा। सवाल अगर बदल भी दे तो आप इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही देंगे। दूसरा सवाल जो है वो है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह महालनोबिस योजना पर आधारित थी, महालनोबिस स्कीम पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि संबंधित है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, औद्योगिक क्रांति से, उसको जो रखा गया किस पे? उसको रखा गया महालनोबिस मॉडल पे। देखिए 15 मार्च 1950, ध्यान दीजिएगा, यहां से एक सवाल आगे आएगा। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है योजना आयोग की स्थापना जो वह की गई। यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। पहली योजना कब आएगी? 1951 में। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1951 में देश को आर्थिक विकास को गति के लिए 5 ईयर प्लान जो है, जिसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं, पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है उसने इसको बदल दिया और योजना आयोग के जगह पे जो है एक नई संस्था गठित की गई जिसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को जो है ये फंक्शन करना शुरू कर देती है। 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी वो समाप्त हो गई, और उसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजना अब नहीं आएगा, क्योंकि योजना आयोग को जो वह डिसॉल्व कर दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसे सवाल था कि महालनोबिस मॉडल पे कौन आधारित है, तो 3 पंचवर्षीय योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, और एक और हम देखेंगे जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 तक चला था, और ये योजना जो था हेरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था, मेनली जो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए था। इसके बाद दूसरा जो है वह पंचवर्षीय योजना है जो कि 56 से 61 के बीच था, और ये मुख्य रूप से आपके औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था। इसको हम लोग कहते हैं महालनोबिस मॉडल। ठीक है, पीसी महालनोबिस चूंकि इसको तैयार करते हैं उनके नाम पे रखा गया। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए था, इकोनॉमी को डायनेमिक एंड सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए था। इस योजना को जो है हम लोग गॉडगिल योजना या गॉडगिल स्कीम के नाम से जानते हैं। तीनों पंचवर्षीय योजना के अलावा आप जो एक बात ध्यान रखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में पूरी हुई और उसको समाप्त कर दिया गया। एक रोलिंग प्लान था, यानी ऐसा टाइम पीरियड जब पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। केंद्र में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो मोरारजी देसाई ने 1978 में जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, और इसके स्थान पे 1 ईयर प्लान, जैसे 5 ईयर का प्लान था, 1 ईयर का प्लान लाना शुरू कर दिया। इसको कहा गया रोलिंग प्लान, रोल कर रहा है बार बार। ठीक है, तो रोलिंग प्लान कहा गया।
ये किसके समय आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार के समय आई थी। हालांकि बाद में पुनः से पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन जो है वो 1950 में किया गया था। लेकिन अगर यही सवाल आए पहली योजना जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, तो ये 1951 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। आपके लेवल पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ढूंढ के जो वो लाने पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो 2-4-5 क्वेश्चन है वो मेनली संबंधित है इंडियन इकोनॉमी से, और वो भी जनरल टेस्ट में बैंकिंग सिस्टम्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन जो वो घूम रहे थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों पे जिस ढंग से उधार लेता है, रिजर्व बैंक लेगा। सामान्य तौर पर रिजर्व बैंक बड़ा है, रिजर्व बैंक को लेना नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्व बैंक उल्टा काम कर रहा है, तो इसको रिवर्स रेपो कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो। लेकिन ये रिवर्स रेपो समझने के लिए आपको 2-3 टर्म्स जो वो समझने पड़ेंगे। उन टर्म्स के पहले थोड़ा सा आरबीआई के बारे में। 1934 में एक्ट आया और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय शुरू में जो था वो कोलकाता में था, बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण इसकी बात करें, नेशनलाइजेशन 1949 में कंप्लीटली गवर्नमेंट के ये क्षेत्र में आ गई। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये एक ब्रिटिश थे, और उसके बाद में वर्तमान गवर्नर जो है वह है शक्तिकांत दास। ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अब जिन टर्म्स की हम बात कर रहे थे, एक होता है रेपो रेट। ये वह दर है जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो जरूरत पड़ने पे वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। यह स्थिति आमतौर पे मुद्रास्फीति के समय जो वह आती है, यानी कि जब वाणिज्यिक यानी जो कमर्शियल बैंक है जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उन लोगों को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो बॉन्ड के थ्रू रेपो रेट में ध्यान रखिएगा, कुछ बॉन्ड जो है वो भरेंगे और बॉन्ड के थ्रू जो है रिजर्व बैंक से पैसा ले लेंगे। दूसरा चीज यही उल्टा हो गया, रिजर्व बैंक को जो है लग रहा है कि पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया है, कंट्रोल करना है, तो बैंक वाले को पैसा लाओ इधर, तो रिवर्स रेपो जो है। तो भारत में वह दर जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है। कहने को तो ये उधार है, लेकिन सर्वा बॉस कौन है? रिजर्व बैंक है। तो आमतौर पर बाजार की पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित जो है इसके माध्यम से किया जाता है, तो इसको रिवर्स रेपो कहते हैं। रिवर्स रेपो के बाद एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर कहते हैं, और एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। नाम में है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कुछ कैश रिजर्व रखना होगा। तो भारत में सभी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक निश्चित राशि रखनी होती है। इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। आमतौर पर इसको बढ़ाया तब जाता है जब आरबीआई बाजार में तरलता को, जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाह रही हो। और एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ग्राहकों को ऋण देने से पहले, मान लीजिए हम ऋण लेने के, हमको 200-500 करोड़ जो है देना चाहे बैंक, तो क्यों देगा? तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो भारतीय बैंकों को नगद, सोना, अन्य प्रतिभूति का न्यूनतम प्रतिशत जो है वह, यानी एक फिक्स रेशियो में इतना प्रतिशत आपको बनाए रखना है। ये नहीं कि लोभ में जो है कितना भी हमको लोन दे देगा। तो इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है, जो वो प्रतिशत बनाए रख रहे हैं या देश में क्रेडिट विस्तार को नियंत्रित करने के लिए मौजूद है। ये नहीं कि किसी को जो दे दीजिए 2-4-5 हजार करोड़ और वो जो है फिर भाग जाए उधर, तो ऐसा होता ही है। फिर क्वेश्चन है भारत में वित्त वर्ष, देखिए ये भी जो है बैंकिंग से रिलेटेड आपका टर्म है। व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? दो तरह के फाइनेंशियल ईयर होते हैं, एक सामान्य वित्त वर्ष और एक वित्त वर्ष जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो करता है। तो सामान्य वित्त वर्ष की बात करें तो ये अपना 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारत में वित्त वर्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वित्त वर्ष यानी वो टाइम पीरियड जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन आरबीआई का लेखा जोखा ध्यान रखिएगा, वो जुलाई से जून तक चलता है। तो जून 30 दिन का होता है। हाँ, तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का जो आरबीआई का अपना लेखा जोखा है वो क्या होता है? वो होता है आरबीआई का वित्त वर्ष, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर। लेकिन कॉमर्शियल फाइनेंशियल ईयर या गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है वो क्या है? अप्रैल से लेके मार्च तक के टाइम पीरियड को। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा चुके हैं, फिर भी आ रहा है। वह दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालिक दर उधार देता है। अब रिजर्व बैंक दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में रिजर्व बैंक ले लिया था, तो रिवर्स रेपो जब देगा तो रेपो रेट हो जाएगा। यहाँ एक नया टर्म हमको ऑप्शन में देखने को मिला, बैंकिंग रेट। व्हाट इज बैंकिंग रेट? 3-4 रेट तो हम पढ़ ही चुके हैं, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो। एक और टर्म्स पढ़ लीजिए, बैंक दर, यानी वह दर जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्यिक बैंक को ऋण दे देता है। यानी रिजर्व बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक से कोई गारंटी नहीं लेता है, कोई बॉन्ड जो इसके बदले नहीं लेता है, और इसके बदले वो सीधा मतलब जरूरत पड़ने पर सीधा ऋण जो है उसको दे देता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण जो है वह दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। डिस्गस्ट
अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, पालमपुर की कहानी, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में संभवतः या 10 वाले में आता है। तो सब क्वेश्चन एनसीईआरटी उठा उठा के दे रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के जो है बेरोजगारी होती है। पहले इसका उत्तर तो जो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा जाता है। देखो क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ फिनोमिनन इन विच मोर पीपल आर एम्प्लॉयड रेदर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। यानी जितना जरूरत है उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में लगा दिए। 5 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों का है, खेत में धान जो रोपना शुरू कर दो। तो इसको क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी लोग बेरोजगार दिखते नहीं है लेकिन रियलिटी बेरोजगार होते हैं। मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्र यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां देखने को मिलता है। और एक मिलता है मौसमी बेरोजगारी, ये तो कोई नाम से बता देगा, मौसम के अनुरूप बेरोजगारी आ रही है, जा रही है। यानी जब मौसम आएगा काम का तो काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जब मौसम आता है प्यार का तो प्यार होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, और मौसम जब प्यार का चला जाता है तो फिर जो है वो डाउन हो जाता है। तो वैसे ही एग्रीकल्चर अपना डिपेंडेंट इस पे सीजन पे, तो ये बेरोजगारी भी हमको जो हुआ एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे जब खेती का मौसम समाप्त हो जाए तो मजदूरों को काम मिलना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ष के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के होगा अंदर, जैसे ये भारत है और भारत में हो रहा है तो इसको जीडीपी कहेंगे। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसमें विदेश से आए हुए आय को भी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा जीएनपी, जिसको कह देंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। माने हमारे राष्ट्रीय लोग जो है, जो भी जहां कहीं पे हैं, वो सब उसको क्या कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं। तो 2-3 टर्म्स जो है आपको सीख लेने चाहिए, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी इसी को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जीडीपी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पे 1 वर्ष में उत्पादित जो है अंतिम वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है, ठीक है, नेशनल लेवल का ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर एक आता है किसी देश की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, किसको कहते हैं, तो जीएनपी किसी देश में निश्चित समय अवधि में किसी देश में लोगों द्वारा उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य को जो है वह गौनोई कहा जाता है। जीएनपी में भारत में आने वाली पूंजी को भी जोड़ दिया जाता है। अगर जीएनपी का फॉर्मूला बनाएंगे तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वह हो जाएगा। एक और टर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो अगर इसको जीएनपी को काउंट करना हो तो जीएनपी क्या हो जाएगा हमारा, जीएनपी इक्वल टू डिप्रिसिएशन, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल गुड्स जो है, मूल्य ह्रास जो होगा उसको अगर माइनस कर देंगे तो उससे हमारा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। सपोज करिए कोई सामान जो है वो खरीदे जैसे 10,000 में, अगले साल उसकी कीमत जो हो जाएगी 8,000, तो उसी को माइनस करेंगे। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, prepared the first estimate of national income for the country, और ये थे आपके दादा भाई नेरोजी, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनकी एक बुक है जिनका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें वो दोहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी जो है वो देते हैं, ड्रेनेज थ्योरी, कि भारत का सब पैसा जो वो कैसे इंग्लैंड जो है वो बह के चला जा रहा है। तो ये दादा भाई नेरोजी से संबंधित था, ध्यान रखिएगा, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जब इनकी बात कर लिए तो इकोनॉमिक्स के पिता के रूप में जो है एडम स्मिथ को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसको हम लिख दे रहे हैं एडम स्मिथ, फादर है ये, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, अंतिम सवाल आ रहा है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आपको पता है कि बैंकों के बैंक जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हमने फैक्ट्स जो है वह पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये था आपका आज का 10 मिनट में 10 सवाल। उम्मीद है कि आपको जो है लेक्चर पसंद आई होगी। क्लासेस में आपके 10 में कितने सही हुए ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चूंकि आप क्वेश्चन का उत्तर देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उत्तर क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो पिछले सवाल से हम क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। बाकी जो बच्चे टेस्ट में, जो बच्चे क्रैश कोर्स में इनरोल्ड हैं या किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनको आप में अलग से फोल्डर दिखेगा जहां ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस भी जो वो कर सकते हैं। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी वहां अवेलेबल आपको मिल जाएंगे आपके ऐप पे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।